जय हिंद दोस्तों। हिंदी फिल्मों के अभिनेता दिलीप कुमार का आज सुबह निधन हो गया। उनकी उम्र 98 साल थी और इस उम्र में वो हमें छोड़कर चले गए। इस चीज का पूरे देश में बहुत लोगों ने शोक मनाया और मना रहे हैं। दिलीप कुमार वो शख्सियत हैं जिन्होंने भारतीय सिनेमा में एक ऐसी पहचान बनाई हिंदुस्तान की कि दुनिया में भारतीय सिनेमा को लोग जानने लगे। यही नहीं, दिलीप कुमार हिंदुस्तान के उन पुराने कलाकारों में से एक हैं जो अब तक हमारे साथ विराजमान थे। लेकिन चूंकि जाना एक दिन सभी को है, लेकिन कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग तो बैठे भी अच्छे लगते हैं। दुख तो हमेशा रहेगा। एक तरह से हमने सिनेमा का युग ही खो दिया, लेकिन इसके साथ साथ वो बहुत सारी यादें अपनी छोड़कर चले गए। सभी जानते हैं उन्होंने हिंदुस्तान में ऐसी ऐसी फिल्मों में काम किया। हमारे बाप दादाओं तक ने उनकी फिल्में देखी और आखिरकार आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस उम्र में मैंने दिलीप कुमार को जिंदा देखा था। लेकिन साथ साथ उन बदनसीब लोगों में से भी एक हूं जिनके सामने दिलीप कुमार दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके पार्थिव शरीर को आज शाम मुखाग्नि दी गई। तो आज के इस एपिसोड में, क्योंकि दिलीप कुमार साहब के बारे में उनका पूरा जीवन वृत्तांत बताना तो बहुत बड़ी बात है, तो मैं पार्ट्स के माध्यम से कुछ एपिसोड मैं अपने इसमें बनाऊंगा दिलीप कुमार के बारे में, जिसमें मैं उनके जीवन से वो जुड़ी हुई हर चीज, उनकी जो फिल्में थी, उनके जीवन के कुछ किस्से वो आप तक पहुंचा। तो आज मैं उनके वो अनसुने किस्से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा जो शायद ही बहुत सारे लोगों को पता हो। दोस्तों, 40 के दशक में दिलीप कुमार जब फिल्मों में नहीं आए थे, तो फिल्मों में आने से पहले वो पैसा कमाने का जरिया ढूंढ रहे थे। उस समय ब्रिटिश युग था, हम लोग गुलाम थे। इसी दौरान दिलीप कुमार अपने घर बंबई में अपने घर वालों से लड़ाई झगड़ा करके वहां से भाग जाते हैं और काम के सिलसिले में पुणे चले जाते हैं। और वहां पे पहली बार उनको एक रेस्टोरेंट में नौकरी मिल जाती है और उस रेस्टोरेंट में उनका काम सैंडविच बनाना होता था। तो उस रेस्टोरेंट में दिलीप कुमार साहब का सैंडविच इतना फेमस हो गया था उस जमाने में कि लोग दूर दूर से उनके सैंडविच को खाने आया करते थे। तब किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये लड़का एक दिन सिनेमा जगत का भगवान बन जाएगा। और एक दिन तो उन्होंने हद ही कर डाली। एक स्पीच दे दी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अंग्रेजी हुकूमत भारत पर गलत है और हमारी आजादी की लड़ाई बिल्कुल जायज है और ब्रिटेन का जो शासन है वो खत्म होना चाहिए। उन्होंने अपनी स्पीच में ये बातें कही। उनकी एक किताब है द सब्सटेंस एंड द शैडो। द सब्सटेंस एंड द शैडो में उन्होंने लिखा है, फिर क्या था, ब्रिटेन विरोधी भाषण के लिए मुझे यरवाड़ा जेल भेज दिया गया जहां पर कई सत्याग्रही बंद थे। उस समय सत्याग्रहियों को गांधी वाले कहा जाता था। दूसरे कैदियों के समर्थन में मैं भी भूख हड़ताल पर बैठ गया। ये थी शख्सियत दिलीप कुमार साहब। उन्हें भारतीय सिनेमा का ट्रेजेडी किंग कहा जाता है, लेकिन आज ये ट्रेजेडी किंग हमारे बीच नहीं रहा। उनकी पत्नी शायरा बानो ने एक बार उनके बारे में लिखा कि उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, कई भाषाओं को वो लिख और पढ़ सकते थे। यहां तक कि कुरान और बाइबल जैसी किताबों को उन्होंने कंप्लीट पढ़ रखा था। दिलीप कुमार अपने आप में उस जमाने में बहुत ही स्टाइलिश थे। कपड़े पहनने और कपड़ों के रंगों को मिलाने में उनका कोई सानी नहीं था। कहते हैं कि दिलीप कुमार की कपड़ों की नजर इतनी पारखी थी कि वो कपड़ों की उस मैचिंग को 1 मिनट में बता सकते थे कि किसने किस मैचिंग की क्या खूबियां हैं और कितना वो व्यक्ति उन कपड़ों में शालीन लग रहा है। बचपन में दिलीप कुमार बहुत शर्मीले थे और ये शायद ही बहुत से लोगों को पता हो कि दिलीप कुमार और राज कपूर साहब
ये दोनों बचपन में गहरे दोस्त थे और एक साथ ही इन्होंने मुंबई के खालसा कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी की। राज कपूर साहब दिलीप कुमार को बहुत शर्मीला कहा करते थे। अपनी किताब में ये भी लिखा है कि राज कपूर दिखने में बेहद खूबसूरत थे और कॉलेज में काफी मशहूर भी थे, खासकर लड़कियों में, जबकि मैं खुद को औसत और शर्मीला मानता था। राज कपूर ने एक दिन ठान ली कि वो मेरा शर्मीलापन दूर करके ही रहेंगे। एक बार वो मुझे कोलाबा में सैर कराने के बहाने ले गए और तांगे की सवारी की और रास्ते में उन्होंने 2 पारसी लड़कियों को वहां देखा। फिर क्या था, राज ने उनसे गुजराती में कुछ बातें की और कहा कि हम आपको कहीं छोड़ सकते हैं। वो लड़कियां टांगे पर चढ़ गई। मेरी तो सांसें थमी हुई थी। राज और वो लड़की हंस हंस कर बातें कर रहे थे और मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। राज का बात करने का तरीका बहुत आसान था और वो बचपन में बहुत शैतान भी था। राज कपूर ने एक बार ये भी कहा था दिलीप कुमार से और लोगों से कि जब मेरे भाई दिलीप की शादी होगी उस समय मैं घुटने के बल उनकी शादी में जाऊंगा। और दोस्तों, वो पल भी आया। उस जमाने में जब दिलीप कुमार की शादी हुई तो खुद राज कपूर साहब काफी दूर तक घुटनों के बल उनकी शादी में गए थे और उन्होंने वो बात जो कही थी अपने दोस्त के लिए करके भी दिखाई। दिलीप कुमार की शादी में घोड़ी लाने का जो काम था वो पृथ्वीराज कपूर, शशि कपूर और दिलीप कुमार के जो भाई थे नासिर, उन तीनों का काम था। ये लोग घोड़ी लाए थे उनकी शादी में। दिलीप कुमार साहब ने पंडित नेहरू को अपना आदर्श माना और 1962 में उनके कहने पर वीके कृष्ण के जो अभियान था उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसके अलावा 2000 से 2006 तक वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे। खुद उनकी पत्नी सायरा बानो ने भी उनके बारे में लिखा है कि साहब कभी कभी हेलन के गाने मोनिका ओ माय डार्लिंग पर उनकी हुबहू नकल करके डांस करते हैं, वैसे ही कपड़े पहनकर, वैसी ही अदाएं। मैं तो हैरान रह गई थी। वो कथक डांसर गोपी कृष्ण की भी नकल किया करते थे। वही मुश्किल नृत्य एक बार तो सितारा देवी और गोपी जी भी उस समय मौजूद थे और उनके इस डांस करने के तरीके पर वो लोग भी बहुत हंसे थे। तो दोस्तों, ये कुछ छोटी छोटी बातें मैंने दिलीप कुमार साहब की आज आपको बताई। शायद बहुत कम लोगों को इस बारे में पता था। ऐसे ही उनके जीवन से कुछ अनछुए जो पहलू हैं, जो आम लोगों तक उनकी बातें नहीं हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले कुछ एपिसोड्स में समय समय पर मैं दिलीप कुमार साहब के बारे में अपने दर्शकों को, अपने व्यूवर्स को छोटी छोटी बातों को बताऊं। तो इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। 2 मिनट का शोक भी मैंने उनके लिए किया था आज। अपने सभी साथियों से भी मैं अनुरोध करता हूं कि दिलीप कुमार साहब पर अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करें। कल मैं फिर मिलूंगा अपने साथियों के साथ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।